नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सोशल साइंस का समकालीन विश्व राजनीति भाग 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा चैप्टर कैसा लगा। तथा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा। जो शीत युद्ध का दौर था वो कैसा था? शीत युद्ध का दौर, जो शीत युद्ध को माना जाता है, वो लगभग इस काल से माना जाता है यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, और एक साइड यूएसए, इस दोनों के बीच में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध से अभिप्राय है कि दो विश्व की महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्यापक उन्मुक्त गठबंधन सहित तनाव और ईर्ष्या की भावना बनी रहना, युद्ध के स्थान पर तनाव और रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर तनाव और भय की भावना या ईर्ष्या की भावना बने रहना, तथा आपसी मतभेदों का चलना और विश्व में महाशक्ति होने का अपना प्रचलन के कारण दोनों में ही शीत युद्ध के लिए प्रारंभ हुई। अब मैं आपको आगे ही कहानी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि समकालीन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर होने के बाद, पहला वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से 1918 4 साल के टाइम पीरियड तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही, जिस कारण अमेरिका, ये पहले मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र एक दोस्त थे। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वैश्विक घटनाओं का अध्ययन के लिए आपको राजनीति विज्ञान के विषय में पढ़ना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आपके शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मित्र, एक साइड आपके मित्र राष्ट्र दोस्तों, और एक साइड आपके दूरी राष्ट्र, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। एक साइड आपके मित्र राष्ट्र और एक साइड दूरी राष्ट्र, इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। पहले दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली 3 देश शामिल थे, और दूसरे में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से आपका, क्योंकि इसमें रूस के साथ सम्मिलित और अन्य देश भी हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में ही क्यों शीत युद्ध कोल्ड वार शुरू हुआ? क्योंकि दोनों ही विश्व युद्ध में ये दूरी मित्र राष्ट्र वाले विजय होने के कारण इन दोनों के बीच आपसी मतभेद हुए, और एक अपने आप को विश्व महाशक्ति घोषित करने के लिए इन्होंने आपस में होड़ चालू कर दी, जो कि हथियारों की होड़ से शुरुआत हुई, और आगे जाके इन्होंने राजनीति के पद पर चलते गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक पूंजीवादी विचारधारा की थी, पूंजीवादी विचारधारा और प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था प्रतिनिधित्व, और समाजवादी विचारधारा का सोवियत संघ। जो यूएसएसए था वो समाजवादी विचारधारा से पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित था, और यह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। तथा मैं आगे आपको बताता हूँ, इसके चलते सैन्य संधि संगठन का गठन होना चालू हुआ। इन्होंने अपने सैन्य संगठन बनाने चालू कर दिए, जिसके कारण इन्होंने अन्य संधियाँ करी। जैसे अमेरिका द्वारा, यूएसए द्वारा आपके लिए ये हुआ नाटो बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया। इसके बाद 1954 में सीटो का गठन किया गया। साउथ ईस्ट एशियन नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसके बाद इसके विपरीत सोवियत संघ का गठन किया गया, जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1955 के अंदर की गई थी। वार्सा पैक्ट के अंदर अन्य देश शामिल हैं, और इनके अंदर भी अन्य देश शामिल हैं। तथा अमेरिका द्वारा एक और कही गई थी, जिसका नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सोवियत संघ है उसकी फुल फॉर्म यूएसएसआर है, यूनाइटेड नेशन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसकी तथा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने तथा उनके प्राप्त करने अन्य लाभ को देखते हुए
उन्होंने अपने अपने गुटों को बनाने चालू कर दिए। छोटे देशों को उनसे ये फायदा रहता था कि वह एक सुरक्षा के हासिल कर लेते थे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आप इसे टिक कर लें। वह देश सुरक्षा को हासिल कर लेते थे, छोटे देश, और उन्हें हथियारों और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण भी दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर तनाव की स्थिति बनी रहना, इसे शीत युद्ध कहते हैं। ये शीत युद्ध की परिभाषा है दोस्तों। तथा महाशक्तियाँ थी हमारी, जो को छोटे देशों से लाभ थे। जो महाशक्तियाँ अपने गुटों में छोटे देशों को क्यों शामिल करती थी, उस प्रश्न का अर्थ दोस्तों ये है, छोटे देशों को प्राकृतिक संसाधन, जो छोटे देश थे उनके प्राकृतिक संसाधनों का यूज होता था जब वॉर की स्थिति आती थी। उनके देशों का यूज करे जाते थे संसाधन, जो उसके नेचुरल रिसोर्स होते हैं, तथा दूसरे देशों में सैन्य ठिकाने बनाने के लिए और दूसरे देशों की जासूसी करवाने के लिए वहाँ उस देश की जो संपदा है, भूमि, उसका यूज कर सकते हैं। तथा आर्थिक सहायता, युद्ध के समय जो भार पड़ता है पैसे और धन का, वह छोटे देशों में भी बटेगा और इसके कारण वह शामिल होना चाहते थे। भू क्षेत्र ताकि हथियारों और सेनाओं का संचालन किया जा सके, ताकि सेना वहाँ से संचालन हो सके और वहाँ उत्पादन करा जाए हथियारों का। तथा शीत युद्ध के दायरे कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा, ये आप नोट कर लें बुक के आधार पर। दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी कि जो विश्व था हमारा, पूरा वर्ल्ड था हमारा, वो अमेरिका के यहाँ एक इधर बट गया था और एक ये इधर बट गया था और एक नीचे जो दक्षिण वाले थे। तो मैं आपको बताता हूँ, विश्व जो था हमारा वो पूरी 3 दुनिया के अंदर बट चुका था, जो जिसे पहली दुनिया कहा जाता था। पहली दुनिया के अंदर हमारे यूएसए और नाटो और सेंटो आते थे। तथा दूसरी दुनिया उन्हें कहा जाता था जो कि यूएसए और यूएसएसआर के अंतर्गत देश आते थे। तथा तीसरी दुनिया उन्हें कहा जाता था जो गुटनिरपेक्ष देश थे, जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें गुटनिरपेक्ष देश कहता है, जिसे आजकल नाम से जाना जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोस्तों मैं आपके सामने और बताने जा रहा हूँ, जो दूसरी दुनिया उसे कहा जाता है जो पूर्वी देश के वह लोग जो कि समाजवादी विचारधारा की तरफ से डाले गए थे, उन्हें हम दूसरी दुनिया कहते हैं। और पहली दुनिया पश्चिमी जर्मनी के आधार पर बांटा गया था दोस्तों। पश्चिमी जर्मनी के वह देश जो कि पूंजीवादी विचारधारा के द्वारा डाले गए थे, वो पहली दुनिया कहलाते हैं। और जो पूर्वी जर्मनी के वह देश जो कि समाजवादी विचारधारा की तरफ पर डाले गए थे, उन्हें हम दूसरी दुनिया कहते हैं। और तीसरी दुनिया हमारी गुटनिरपेक्ष वाली होती है, जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो दूरदृढ़ता की चुनौती है वो गुटनिरपेक्ष देशों को ही कहा जाता है, जिसमें 5 देश सम्मिलित होते, एशिया, अफ्रीका, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया और मिस्र, 5 देश आपके शामिल थे। तथा गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड के यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ, जिसकी नींव 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में लगे, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तथा मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के पंडित जवाहरलाल संस्था के नेता थे और जो इधर संस्थापक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो कि भारत से नेतृत्व कर रहे थे, एक प्रकार से जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे और उस समय के, जिन्होंने ये फैसला लिया कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल ना हो, यही हमारी फ़ायदा है, हम दोनों को लाभ उठाते हुए उनसे उपयोग करना है हमारा। कर्नल नासिर जो कि मिस्र के थे, डॉक्टर सुकर्नो जो इंडोनेशिया के थे, और मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया के थे, और वामे अनेकुरमा जो घाना से थे। तथा 17वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन
वेनेजुएला के भरगिता द्वीप के सितंबर को 2017 को किया गया था। वर्तमान में इस आंदोलन की सदस्यों की संख्या 120 है। इसके अंदर सम्मिलित देश 17 और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पायलट है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार आदि जैसे संयुक्त राष्ट्रीय शांति अभियानों के, जलवायु परिवर्तन के, विकास के, शरणार्थी की समस्या को लेते हुए इन पर चर्चा के मुद्दे किए जाते हैं। और 18वां नैम सम्मेलन का सम्मेलन है अजरबैजान के 2019 में हुआ है, जो अब हुआ था।